तो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपन, कौन सा है? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, कल ही अपन ने डिस्कस किया था कि कितने प्रोसेसेस अपन को पढ़ने हैं टोटल इस चैप्टर में? 4 प्रोसेसेस पढ़ना है। ठीक है, 4 प्रोसेसेस में पहला प्रोसेस क्या होगा? न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर मैं तुमको बताऊं, कल ही हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, बताओ मुझे। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? नहीं, एनर्जी निकालना नहीं। अच्छा देखो, अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? एनर्जी बनाना। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, क्या करने के लिए? एनर्जी बनाना। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जब तक क्या ना कर ले ऑर्गेनिज्म, रिप्रोड्यूस ना कर सके। ठीक है, और रिप्रोडक्शन के बाद, ठीक है, हमें कुल मिला के एनर्जी इसलिए चाहिए ताकि हम जीते रहें, ताकि हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर पाए और बाद में जब तक उसकी डेथ ना हो जाए तब तक वो जी पाए। ठीक है, और एनर्जी बनाने में चारों प्रोसेसेस काम आती हैं। अब कैसे काम आती हैं? पहली प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है उस एनर्जी को, अब तुम फूड खाओगे, एनर्जी के लिए अल्टीमेट सोर्स क्या है हमारा? फूड है। वो फूड खाओगे, उस फूड को यूटिलाइज कैसे करोगे? ठीक है, उसको हम कहते हैं यानी इनटेक एंड यूटिलाइजिंग फूड, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। किस किस में हमें पढ़ना है? प्लांट्स और ह्यूमंस में, दोनों का हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। दूसरा क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में एक्चुअली तुम देखोगे कि फूड जो है, जो भी तुम खाते हो, ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा? एनर्जी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। और ये चीज़ कहाँ पर होती है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको अपन कौन सा हाउस बोलते हैं? पावर हाउस। तीसरा है सर्कुलेशन। अब तुम्हें अपने फूड को, ठीक है ना, अब तुम्हें जो भी चीज़ है कहाँ तक पहुँचानी है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, फूड को तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचाना है। क्या एक ही सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचाना है? नहीं, हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचाना है। फूड कहाँ जाता है? मुंह से लेकर पेट में। अब ये जो पेट बोलते हो, उसको हम स्टमक बोलें या इंटेस्टाइन बोलें? इंटेस्टाइन बोलेंगे, स्टमक नहीं। ठीक है, स्टमक के आगे भी जाता है। इंटेस्टाइन से उसको पूरे हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचाना है। कौन काम आएगा? ब्लड काम आएगा हमारा। ठीक है, ऐसी चीज़ जो खुद पूरी बॉडी में तैरती हो, ब्लड काम आता है। और साथ ही साथ जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना, फूड को एनर्जी से तोड़ने में और कौन काम आती है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को भी हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड। और ब्लड कौन से सिस्टम का पार्ट होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट का पार्ट होता है। और ट्रांसपोर्ट तुम्हें किस किस में देखना है? ह्यूमंस में भी और प्लांट्स में भी। ठीक है ना, ह्यूमंस में तुम देखोगे ऑक्सीजन ये सब कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? ब्लड के थ्रू। प्लांट्स में देखोगे कि फूड और पानी ये कैसे ट्रांसफर होता है। पिछले साल 9th क्लास में तुम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा था, उस समय तुमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया। इस साल तुम उनका फंक्शन पढ़ोगे कि कैसे उसमें ट्रांसपोर्ट होता है। और लास्ट कौन सा है? एक्सक्रीशन। ठीक है ना, एक्सक्रीशन को हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ अनवांटेड वेस्ट। गुड, रिमूवल ऑफ अनवांटेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। समझ आ गया? ये पूरा हो गया। चारों चीज़ें, चारों सिस्टम्स, चारों प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस में 4 प्रोसेसेस जो तुमको इस चैप्टर में पढ़नी है, समराइज्ड वे में बता दिया। आज हम पहला स्टार्ट करेंगे, कौन सा? न्यूट्रिशन। ठीक है, चलो इतना तो हो ही गया था, है ना। देखो इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले हमारा कौन सा प्रोसेस हमको पढ़ना है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बहुत आसान है, प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज इट्स फूड। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करे और उसको यूटिलाइज करे। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। यानी फूड खाने से लेकर उसके एनर्जी बनाने तक पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में 2 प्रोसेसेस आती हैं जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन और रेस्पिरेशन। इसी के अंदर अपन को दोनों प्रोसेस पढ़नी है। अब डाइजेशन और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे अपना फूड खाता है, ठीक है ना, तो ज़्यादातर उस फूड में क्या रहता होगा? स्टार्च। मैंने बोला स्टार्च रहता है, या फिर मैं इसको बोल देता हूँ कॉम्प्लेक्स फूड।
ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड खाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स फूड के साथ दिक्कत ये है कि वो हमारी बॉडी के सेल्स में एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकता। जैसे कॉम्प्लेक्स फूड का एग्जांपल क्या बताया, स्टार्च हमारी बॉडी के सेल में जा ही नहीं सकता, इतना बड़ा होता है। तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे सिंपल फूड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यही काम करता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट करेगा, सिंपल फूड में। अब ये जो सिंपल फूड है, जब ये सेल के अंदर जाएगा और क्या बनाएगा, एनर्जी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो डाइजेशन और रेस्पिरेशन, इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। फूड से लेकर एनर्जी बनने तक की प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें खाने को तोड़ना और टूटे हुए खाने का सेल में जाकर क्या बनाना, एनर्जी बनाना, इस पूरी प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेसेस आती हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस। डेफिनेशन समझ में आ गई। अब न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये तो बहुत पहले बचपन में तुमने पढ़ लिया होगा, नर्सरी वगैरह में। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, इसका मतलब है ऑटो का मतलब होता है खुद से, ठीक है ना, और हेट्रो का मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन अदर्स, दूसरा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, उसके सेल के अंदर ही खाना बना लेता है वो अपना, और बाद में उस खाने को यूटिलाइज करता है। उसका काम सिर्फ खाना बनाना नहीं है, उसको यूटिलाइज करना भी है। और वो किसके लिए खाना बना रहा है, खुद के लिए। ठीक है ना, दूसरों के लिए नहीं बनाता, दूसरे यूज़ कर लेते हैं, वो बात अलग है। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड नहीं बना सकता, उसको फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होना पड़ता है। अब मैं बोल रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन अदर्स, कल जैसे सवाल आया था कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कह रहे हो कि दूसरों पर डिपेंड होना, ठीक है ना, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कह रहे हो खुद खाना बना लेना। लेकिन जब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया, ये अपना खाना खुद क्यों बना लेते हैं, क्योंकि इनके पास कौन सी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, जिसको आज अपन देखेंगे। फोटोसिंथेसिस से ही अपना खाना बना लेते हैं, हमें बचपन से पता है, नर्सरी से पता है। लेकिन अभी तुमने बोला कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते, एंड एट द सेम टाइम आप ये भी कह रहे हो कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो सनलाइट। तो अभी सिर्फ सनलाइट का एग्जांपल लेते हैं। सर, इसको डिपेंड होना तो पड़ रहा है सनलाइट पर, उसको होना तो पड़ रहा है सन पर, फिर क्यों हम बोल रहे हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये भी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो डेफिनेशन ये है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होता। ठीक है, ये नॉन लिविंग चीज़ों पर डिपेंड होता है। किस किस पर डिपेंड होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए आपको सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए ताकि आप फोटोसिंथेसिस कर सको। इनमें से कुछ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या एयर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एयर है, हाँ बोल रही है, कुछ सुनाई दे रहा है, हाँ, एयर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्या सनलाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नहीं। क्या वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नहीं। तो ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं है, ये नॉन लिविंग चीज़ों से मिलकर अपना खाना बना रहा है। ठीक है ना, प्लांट्स। इसलिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एक एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। वो भी ऐसे होते हैं जो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। और बेटा तभी सुनो, सोचो, इस दुनिया में सबसे पहले जब न्यूट्रिशन आया होगा तो इन दोनों में से कौन सा न्यूट्रिशन आया होगा, ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक, सोचो। अब जब तुम बताओ, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड। अब जब कोई अदर है ही नहीं तो किस पे डिपेंड करेगा वो। सबसे पहला न्यूट्रिशन वही होना चाहिए ना कि खुद अपना खाना बना सके, है ना। जब कोई दूसरा है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है, एक सेल आया, पहला सेल आया इस दुनिया में, अब वो ढूंढ रहा है मैं किस पे डिपेंड हूँ खाने के लिए। अगर वो डिपेंड होगा तो मर जाएगा, है ना। तो वो उसने कौन सा न्यूट्रिशन चुना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और सबसे पहले इस दुनिया में तुम्हें लगता है प्लांट्स आ गए होंगे सीधे फोटोसिंथेसिस करने के लिए। कौन आए सबसे पहले, बैक्टीरिया। तुम सोच सकते हो पहले एक सेल का ऑर्गेनिज्म आएगा या करोड़ों सेल का ऑर्गेनिज्म आएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले कौन आए, बैक्टीरिया आए, जो कि क्या कर सकते थे, फोटोसिंथेसिस।
अब देखो, ये मैं तुम्हें बहुत इनडायरेक्टली बता रहा हूँ, सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए थे वो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे, एक और प्रोसेस करते थे जिसको कहा जाता है कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस कुछ नहीं है, इसमें नॉन लिविंग चीज़ें ही यूज़ होती थी। कीमो का मतलब क्या होता है? केमिकल्स, केमिकल्स यूज़ होते थे, फोटो यूज़ नहीं होता। फोटो यानी क्या होती है? सनलाइट। यानी डायरेक्ट उन्होंने सनलाइट को यूज़ ना करके पहले किसको यूज़ किया? केमिकल्स को। केमिकल्स को यूज़ करके खुद का खाना बनाना स्टार्ट किया। फिर कौन सी प्रोसेस शुरू करी? फोटोसिंथेसिस। और जब ये दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म खूब सारे हो गए दुनिया में, तब कौन आए? हेटेरोट्रॉफिक। तब वो इनको खाने लगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़नी है? सबसे पहले तो क्या पढ़ना है हमें? फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स में कैसे होती है, ठीक है, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। दूसरा हमें पढ़ना है दो ऑर्गेनिजम्स में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहला किस में पढ़ना है? अमीबा में, और दूसरा किस में पढ़ना है? ह्यूमंस में, ठीक है। ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स किसका होता है? ह्यूमंस का, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारी बॉडी जब स्टार्च वगैरह खाती है या कॉम्प्लेक्स फूड खाती है तो उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के लिए बड़ी मेहनत करती है, ठीक है। अमीबा कितने सेल का होता है? एक सेल का होता है। हम मल्टी सेल्यूलर हैं इसलिए दिक्कत है। अमीबा सिंगल सेल का होता है, ठीक है। अब सिंगल सेल का है इसीलिए ये अपनी बॉडी से, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंगल सेल का होता है ना, इसलिए वो अपनी जनरल बॉडी सरफेस, या फिर हम कहें बॉडी सरफेस के, सेल के सरफेस से ऑक्सीजन को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है। कौन सी प्रोसेस से? डिफ्यूजन। अब सर आपने ये क्यों बता दिया यहाँ पे? इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, हम खाने पीने की न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि न्यूट्रिशन सिंपल ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है उसमें? अच्छा, डिफ्यूजन का मतलब पता है ना? डिफ्यूजन का मतलब ये है कि मान लो ये अमीबा है, अमीबा की सबसे अच्छी बात क्या है? कैसा भी बना दो वो सही बनता है, ठीक है। अब मान लो बहुत सारी ऑक्सीजन है बाहर, तो ये बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। सेल के अंदर क्या है? लो कंसंट्रेशन है। तो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ये मैंने इसलिए यहाँ पर बताया क्योंकि क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी में कि ह्यूमंस में क्यों नहीं होता डिफ्यूजन इसके जैसे, अमीबा के जैसे। अमीबा में जैसे जनरल बॉडी सरफेस या सेल सरफेस से ऑक्सीजन सोख ली जाती है, तो क्यों इंसानों में भी नहीं होती? इसका सिंपल आंसर ये है कि इंसानों की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? मल्टी सेल्यूलर। इतने सारे सेल्स हैं, कितने सेल ले पाएंगे जनरल सरफेस से? समझ आ गया? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, और डायरेक्ट कुछ ऐसे सेल हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। अब तुम्हारे पेट का सेल एयर के कांटेक्ट में है क्या? तुम्हारी किडनी का सेल है, तुम्हारी लंग्स का सेल है, नहीं है, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए तुम्हारे जो दूसरा सिस्टम है वो काम करेगा। कौन सा सिस्टम मैंने यहाँ पर बताया था? ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। वो ऑक्सीजन को पहुँचा देगा तुम्हारी पूरी बॉडी तक, ठीक है। फ्रॉग, तुम्हें फ्रॉग दिखता है? हाँ, तो मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रही है कि फ्रॉग तो मल्टी सेल्यूलर है, तो क्यों वो अपनी जनरल बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन ले पाता है? देखो क्या होता है, हाँ, पोर्स नहीं है उसकी बॉडी में, छेद नहीं है उसकी बॉडी में, ठीक है, छेद नहीं है। छेद होना बहुत खतरनाक चीज़ हो जाएगी अगर इतने सारे होल्स बॉडी में हो गए, बैक्टीरिया वगैरह घुस जाएगा। इतने छोटे भी नहीं है, ठीक है, बहुत छोटे भी हो जाए तो भी वायरस घुस सकता है कम से कम। उसकी बॉडी का जो सरफेस होता है ना, फ्रॉग की जनरल बॉडी सरफेस, वो एक तो स्मूथ होती है, ठीक है ना, रफ नहीं होती, क्योंकि इन्वायरमेंट ये नहीं चाहती कि वो बच जाए बाहर के इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बचने के लिए बहुत सारी स्लाइम डाल देते हैं उसके ऊपर, स्लाइम यानी कि चिपचिपा पदार्थ, ठीक है। लेकिन वो चिकना नहीं है, तो उसकी बॉडी ना जो ऊपर की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा वेस्कुलराइज्ड होती है। वेस्कुलराइज्ड का मतलब है उसकी स्किन के बिल्कुल पास में ही बहुत सारी ब्लड वेसल होती हैं। तो वो ब्लड वेसल क्या करती हैं? डायरेक्ट ऑक्सीजन को खींच लेती हैं और ब्लड में ऑक्सीजन चली जाती है। हमें ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन से ऑर्गन्स मिले हुए हैं? लंग्स मिले हुए हैं, ठीक है ना, बॉडी के अंदर लंग्स है। हाँ, डिपेंड करता है, लंग्स तो उसके पास भी हैं, लेकिन जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में, चलो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो लगभग वो होता है एयर के, ठीक है ना, लेकिन जब वो मान लो बढ़िया आराम कर रहा है पानी के अंदर, ठीक है ना, पानी के अंदर आराम, पानी के अंदर देखा है ना मेंढक को कि नहीं देखा? पक्का पक्का।
लेकिन जो मेंढक है वो पानी के अंदर भी सर्वाइव इसलिए कर पाता है क्योंकि वो जनरल बॉडी सरफेस से भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। और नेचर ने ये कहना चाहिए कि वो ना एक बीच में आता है, किस किस के बीच में आता है, मछलियों के जो टोटल किस में रहती हैं, पानी में, और रेप्टाइल्स या फिर मैमल्स यानी कि जो टोटली कहाँ रहते, सुनो ना मैं बता रहा हूँ, मछलियों के और रेप्टाइल्स के बीच में आता है वो। रेप्टाइल्स जो टोटली कहाँ पर रहने के लिए बन चुके हैं, लैंड पर। अब तुम कहोगे सर मगरमच्छ तो पानी में रहता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा हम ये कहें कि मगरमच्छ हमेशा पानी के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। मछलियों के जैसे मछलियाँ पानी में सांस भी ले सकती हैं, मगरमच्छ पानी में रहते हैं फॉर सम रीजन्स, उनको शिकार करना होता है, छुपना होता है, इसलिए वो पानी में रहते हैं। लेकिन सांप क्या यहाँ नहीं हो सकता? क्या सांप को टोटली पानी चाहिए होता है? नहीं चाहिए होता, ठीक है। रेप्टाइल्स जो हैं वो लगभग बन चुके हैं लैंड पर रहने के लिए, मछलियाँ जो हैं वो लगभग रह चुकी हैं पानी में रहने के लिए। बीच में आ गए एम्फीबियंस, और फ्रॉग किसका एग्जाम्पल है, एम्फीबियन का। वो पानी से निकला ही है, बस जस्ट ऐसा समझो। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण जीव जो है वो पानी से बाहर आए, ठीक है ना, पहली बार। तो वो पानी से बाहर निकला तो अब उसके पास दोनों ताकत है, पानी में भी सांस ले पा रहा है स्किन की वजह से, और स्किन इतनी सॉफ्ट है, स्लाइमी है, ठीक है ना, कि उस वेस्कुलराइज्ड है कि वो एयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन ले पा रहा है। साथ ही साथ उसको नेचर ने लंग्स भी दे दिए कि तुम जैसे सांस लेना हो खूब सारी सांस ले लो तुम, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो वो स्किन से सांस लेना खत्म हो जाता है, फिर सिर्फ क्या बचते हैं, लंग्स। बर्ड्स में भी लंग्स ही होते हैं, ठीक है ना, इंसानों में भी, मैमल्स में भी, रेप्टाइल्स में भी, और एम्फीबियंस में भी, लेकिन एम्फीबियंस सांस ले सकते हैं स्किन से भी। मछलियों में लंग्स नहीं पाए जाते, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया अपना न्यूट्रिशन का ओवरव्यू। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फटाफट लिख लो। तो ये है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रोसेस। हमारा पहला न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो कीमोसिंथेसिस मैंने बताया उस पर अभी ध्यान मत दो, वो अलग चीज़ है। फोटोसिंथेसिस नाम से समझो, फोटो का मतलब ही होता है लाइट। कहीं पर भी बायोलॉजी में फोटो देख लो, उसका मतलब क्या होता है, लाइट। और सिंथेसिस मतलब किसी भी चीज़ को सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज करना यानी बनाना, फॉर्म करना उसको। तो सनलाइट की मदद से अगर कुछ फॉर्म कर रहे हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। मेकिंग ऑफ फूड, फूड बनाना इन द फॉर्म ऑफ मेनली क्या, ग्लूकोज के फॉर्म में, विद द हेल्प ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी वाटर, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोक्साइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाटर। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH, ठीक है, वाटर और सनलाइट, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं प्लांट को, ठीक है ना। प्लांट कैसे फोटोसिंथेसाइज करता है, ध्यान से देख लो, फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। 3 चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। सनलाइट तो आ रही है सन से, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है कहाँ से, एयर से, और वाटर कहाँ से आ रहा है, रूट्स के थ्रू, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें मिल गई, लेकिन ये 3 चीज़ें बिल्कुल काम नहीं आएंगी अगर एक और चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी प्लांट में, जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये एक पिगमेंट होता है जो प्लांट को कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर। लेकिन ये कलर देने का काम नहीं करता, कलर तो मिल जाता है प्लांट को। जनरली बच्चों से पूछते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, तो वो यही बोलते हैं सर ग्रीन कलर देता है प्लांट को। कलर देना कोई फंक्शन नहीं है, तो कलर का क्या ही फंक्शन हुआ, क्यों दे रहा है कलर, कोई रीज़न नहीं है उसका। लेकिन क्लोरोफिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो ये है कि वो ये जो सनलाइट आ रही है इसको कैप्चर करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मैंने बताया था कि जो तुम्हारी बॉडी में एनर्जी बन रही है, ध्यान से सुनना, जो तुम्हारी बॉडी में एनर्जी बन रही है वो किससे आ रही है, फूड से, खाने से आ रही है, ठीक है ना। लेकिन खाने में वो एनर्जी कहाँ से आई, खाना किसने बनाया, अल्टीमेटली प्लांट्स ने। खाना किसने बनाया, प्लांट्स ने। प्लांट्स ने किस एनर्जी को यूज़ करके खाना बनाया, सनलाइट को। तो तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है जो फूड के थ्रू आ रही है, उस खाने को बनाने में भी किसकी एनर्जी लगी, सनलाइट की। समझ आ गया। और इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल। यानी ये 3 चीज़ें अगर तुमने दे दी, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लेकिन अगर तुमने क्लोरोफिल नहीं दिया या फिर क्लोरोफिल नहीं हुआ तो कोई यूज़ ही नहीं है, सनलाइट कैप्चर ही नहीं हो पाएगी। तो अब मैं तुमको सिखाने जा रहा हूँ ये रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। कभी कभी यहाँ पर 6 होता है,
कभी कभी यहाँ पर 12 होता है, ठीक है। मैं अंतर बता दूंगा, ठीक है। तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, 12 पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन देख लो आप ध्यान से रिएक्शन को। पहले क्या आया आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। कितने मॉलिक्यूल्स उसके? 6। ये एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स? 6। फिर आपने क्या लिया? वाटर। कितने मॉलिक्यूल्स? 12। क्या आपको यूज हुआ? सनलाइट, क्योंकि सनलाइट क्या दे रही है? एनर्जी, ठीक है ना। और क्या लगा आपको? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ने सनलाइट को क्या कर लिया? कैप्चर। और जब ये रिएक्शन हुई, ये रिएक्टेंट्स आपस में मिले, तब जाकर एक मॉलिक्यूल बना किसका? ग्लूकोज का, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। 6 मॉलिक्यूल्स किसके बन गए? वाटर के, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के। अभी कैसे हुआ प्रोसेस, एक बार अपन इस मैकेनिज्म से देखेंगे, ठीक है। एक एक 3 स्टेप्स में पूरी प्रोसेस है। पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी यानी कहाँ से आ रही है वो लाइट एनर्जी? सन से, सनलाइट। क्लोरोफिल ने सबसे पहले सनलाइट को क्या किया? कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी। 9th क्लास में एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो ये कहता है कि एनर्जी ना कभी क्रिएट हो सकती है, ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तुम बना भी नहीं सकते हो एनर्जी को, ना उसको खत्म कर सकते हो, सिर्फ क्या कर सकते हो? उसको चेंज कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एग्जाम्पल देता था मैं, जैसे पंखा है, पंखा काइनेटिक एनर्जी से घूम रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी से आई? उसको हमने क्या दी? बिजली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ठीक वैसे ही जो सनलाइट थी, लाइट एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में। और इसी दौरान जो वाटर था, ठीक है, सनलाइट ने आखिर किया क्या? सनलाइट ने इस वाटर को ना तोड़ दिया। वाटर को तोड़ोगे तो किस किस में टूटेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ध्यान से सुनना, ये हाइड्रोजन ये जाकर किससे जुड़ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, यहीं पर मैं बता देता हूँ, ये अलग हो गया H2 और ये अलग हो गया O2। ये H2 जाकर किससे मिल जाता है? CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्या बना देता है? ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पहले से था, और पहले से क्या था? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कहाँ से आया? वाटर से आया। समझ में आ गया? सिंपल। और क्या बचा अब तुम्हारे पास? ये रिलीज हो गई। ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट कौन सी चीज़ होती है जिसको कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर देता है? बाय बाय कर देता है, ठीक है ना। मतलब उसका ऐसा लॉजिक नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। बाय प्रोडक्ट यानी यूजलेस प्रोडक्ट, यूजफुल नहीं है। तो ऑक्सीजन जो निकली उसको प्लांट ने क्या कर दिया? बाय बाय, तो वो बाय प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो थी वो किससे अटैच हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड से। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हुई तो क्या बना दिया उसने? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना दिया, जिस ग्लूकोज में एनर्जी स्टोर्ड हो गई किस फॉर्म में? केमिकल फॉर्म में, ठीक है ना। अब ग्लूकोज तुम्हारा एनर्जी का पैकेट बन चुका है, जिसको प्लांट भी यूज़ करेगा। प्लांट ने बनाया ही अपने यूज़ के लिए था, हमारे लिए नहीं बना था, लेकिन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स भी यूज़ करेंगे, एनिमल्स भी यूज़ करेंगे, पूरी दुनिया यूज़ करेगी। ये जो प्रोसेस है, इमेजिन करो, ये जो मैंने इतना सा, कितना बज रहा है? 4:50 हो रहा है शाम को। आज 4:50 पे मैंने ये बोर्ड में जो एनर्जी ये जो बनाया है, ये पूरा सिस्टम, ये पूरी दुनिया को चलाता है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पूरे जानवरों को, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिल रही है, तो वो इसी प्रोसेस से मिल रही है। प्लांट को तो मिल ही रही है क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रहा है, लेकिन अगर ये प्लांट चले गए इस दुनिया से, या फिर प्लांट ने बोला कि अब हम खाना बनाएंगे लेकिन किसी को देंगे नहीं, तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारे हेट्रोट्रॉफिक किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। तो ये जो आज मैंने 4:50 पे ये जो डायग्राम, ये जो बताया, कॉन्सेप्ट बताया, इससे पूरी दुनिया चल रही है, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ से पूरी दुनिया चल रही है। ये जो चीज़ें हो रही हैं एक्चुअल में, जो हो रही हैं कि H2O स्प्लिट हो रहा है, हाइड्रोजन जाके CO2 में लग रहा है और ग्लूकोज बना रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये एक्चुअल में अभी बाहर हो रहा होगा। और इसी चीज़ से पूरा खाना बन रहा है, उस खाने को पूरी दुनिया खा रही है और उससे एनर्जी बना रही है। समझ में आ गया? तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ये 3 मैकेनिज्म क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये 3 चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इसी को
ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, चाहे असर्शन रीजन में पूछ लें, चाहे तुमको एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लें, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से लिख लो, समझ में आ गया। ऑक्सीजन ऐसे ही बनती है। जो इमेजिन करो तुम्हारे घर में एक पौधा है, तुम उसमें पानी डाल रहे हो, उस पानी में पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। इमेजिन करो वो जब प्लांट के अंदर जाएगा ना H2O, तो उसका H ले लेगा प्लांट और O दे देगा तुमको वापस। तो प्लांट यही करता है, वह किसी का वो नहीं रखता उधार, ठीक है ना। वो कहता है तुम मेरे को पानी दे रहे हो, मैं उस पानी को तोड़कर ऑक्सीजन वापस तुमको दे रहा हूँ। तो जो तुम पानी डाल रहे हो ना उसमें, वही कल ऑक्सीजन बन के तुम्हारे पास वापस आएगा, तुम उसको सांस में लोगे, ठीक है। और एक और चीज़ समझो, प्लांट खुद ऑक्सीजन रिलीज करता है तो हो सकता है ये सर्कुलेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या समझा रहा था मैं, हाँ, तो जो प्लांट है उसको तुमने पानी दिया, पानी के उसमें बदले में उसने तुमको क्या दे दी, उसी से निकली हुई ऑक्सीजन दे दी। उसी ऑक्सीजन को तुमने लिया, अब इमेजिन करो उस ऑक्सीजन को तुमने लिया, ठीक है, और कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी में वो जाके कार्बन से जुड़ गई और क्या बना दी उसने, कार्बन डाइऑक्साइड। तुम्हारी बॉडी को ज़रूरत है क्या कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, तुमने वो क्या कर दी, रिलीज, और प्लांट ने उसको भी ले लिया। तुम्हारे घर के पास जो प्लांट, घर में जो प्लांट है, इमेजिन कर रहे हो ये चीज़ें हो रही हैं एक्चुअल में। तुमने पानी दिया, उसने कहा पानी से तुम, मेरे को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तुम ले लो, तुमने ऑक्सीजन ले ली, तुम्हारी बॉडी के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तुमने कहा मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की, तुम ले लो वापस, और तुम फिर से अपना फोटोसिंथेसिस कर लो। यानी ये इंटरडिपेंडेंसी चल रही है, समझ में आ गया। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी बाकी ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब इंसान नहीं थे, जानवर नहीं थे, तब क्या प्लांट नहीं हुआ करते थे, हुआ करते थे, ठीक है ना। मतलब जब बहुत ज़्यादा नहीं थे। अब तो हमको ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, इतनी नहीं चाहिए प्लांट को, ठीक है। वो कह रहे हैं इतनी मत दो हमें, इससे हम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जल और रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा को अगर तुम्हें नहीं रटना है तो सिंपल भाषा में ये समझ लो कि स्टोमेटा होती हैं खिड़कियाँ, प्लांट की विंडोज़, ठीक है। विंडोज़ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अपनी भी घर की जो विंडोज़ होती हैं उससे एयर को अपन अंदर बाहर होने देते हैं, ठीक है ना। सेम प्लांट्स के साथ होता है। अब प्लांट्स के पास क्या लंग्स हैं, क्या ऐसा कोई ब्रीदिंग सिस्टम है उनके पास जिससे वो सांस ले सकते हैं, नहीं। लेकिन अभी हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की ज़रूरत थी और ऑक्सीजन को बाहर निकालने की ज़रूरत थी। तो वो कैसे करेंगे, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। प्लांट का जो ग्रीन सरफेस होता है ना, याद रखना, अगर तुम ये कह रहे हो कि स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट, तो ये गलत होगा। सिर्फ लीव्स में नहीं होते, वो कहाँ होते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन ग्रीन सरफेस ऑफ प्लांट। जो भी सरफेस प्लांट की ग्रीन कलर की है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, स्टोमेटा, क्योंकि वो ग्रीन कलर की है, क्योंकि उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो कौन सी प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस है तो गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंज, इसलिए स्टोमेटा वहाँ पर होना ज़रूरी है। अब पहले स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख लो। स्टोमेटा का मेन पार्ट जो है वो ये पोर है, जिसको अपन कौन सा पोर बोलते हैं, स्टोमेटल पोर। नाम से समझ आ रहा है स्टोमेटा का पोर। लेकिन ये स्टोमेटा का पोर ना हमेशा खुला नहीं रहेगा, ये ओपन भी हो जाता है और क्लोज भी हो जाता है। और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, जैसे कि कोई बिल्डिंग होती है, कोई सोसाइटी होती है, उसका सबसे बाहर का गेट ओपन या क्लोज करने के लिए कौन लगे होते हैं, गार्ड्स लगे होते हैं। वैसे ही स्टोमेटा के पोर को ओपन या क्लोज करने के लिए कौन से सेल होते हैं, गार्ड सेल्स, जिनका शेप बीन जैसा होता है, बीन जैसा या फिर किडनी के जैसा, बीन शेप्ड और किडनी शेप। यही थोड़ा सा सिकुड़ कर या फूल कर ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं, ठीक है। जब ये अपने नॉर्मल शेप में होते हैं, किडनी शेप में, तो स्टोमेटा कैसा होता है, ओपन होता है, खुला रहता है। लेकिन जब ये पानी बाहर निकाल देते हैं, याद रखना, ठीक है, ये थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट है, हाई लेवल का, लेकिन बहुत सिंपल सा है। जब ये पानी बाहर निकाल देंगे ना तो ये पिचक जाएंगे, और पिचक जाएंगे तो वो ऐसे हो जाएंगे और ऐसे हो जाएंगे, तो यानी कि स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यानी जब ये नॉर्मल शेप में होते हैं तो ये ओपन रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाहर जो सेल्स हैं, जिनको कौन से सेल बोले जाते हैं, एपिडर्मल सेल। पिछले साल 9th क्लास में तुमने एपिडर्मिस नाम की एक लेयर पढ़ी होगी, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, ठीक है।
हाँ, तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में अपन ने क्या क्या देखा? सबसे पहले स्टोमेटल पोर, यानी कि जो होल है बीच में जिससे गैसेस एक्सचेंज होगी, इन दोनों को कंट्रोल करने वाले गार्ड सेल्स, और बाहर एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, अब गार्ड सेल्स में कुछ क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, ये इनका होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगे हाथ ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तो लगे हाथ क्या कर लेंगे? फोटोसिंथेसिस भी कर लेंगे। अब मेन फंक्शंस चारों एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। सबसे मेन फंक्शन क्या है स्टोमेटा का? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कब एक्सचेंज होगी? जब स्टोमेटा क्या रहेगा? ओपन। और जनरली कब ओपन होता है वो? डे टाइम में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फोटोसिंथेसिस कब होगा? हाँ, मैं यही बताने वाला था। और क्लोज कब होता है? रात में। लेकिन अब एक और इसका फंक्शन होता है क्या? ट्रांसपीरेशन। ये यहीं याद रखो क्योंकि सर्कुलेशन में फिर से आएगा। ठीक है, ट्रांसपीरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर का मतलब है भाप। ठीक है ना, तो जब भाप के फॉर्म में पानी उड़ता जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। और ये प्लांट्स में होना बेहद ज़रूरी है। इमेजिन करो, तुम जितना पानी प्लांट को दे रहे हो ना, उसका 90% 90% वो उड़ा देता है। ठीक है ना, वो 90% यूज़ नहीं करता। वो किस फॉर्म में उड़ा देता है? इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। लेकिन अब तुम इमेजिन करो ऐसी जगह जहाँ पर पानी ऑलरेडी बहुत कम है, जैसे कौन सी जगह? डेजर्ट। डेजर्ट में जहाँ पानी ऑलरेडी कम है, क्या वहाँ पर ट्रांसपीरेशन हो पाएगा? नहीं होना चाहिए, है ना। हो तो जाएगा, लेकिन क्या होना चाहिए? नहीं। लेकिन अगर दिन में खुला रहेगा स्टोमेटा तो ट्रांसपीरेशन तो भर के होगा। ठीक है, इसलिए डेजर्ट प्लांट्स में कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है कि उनके स्टोमेटा दिन में क्या रहते हैं? क्लोज्ड रहते हैं और रात को ओपन होते हैं। समझ आया? यानी कि फोटोसिंथेसिस की आधी प्रोसेस वो दिन में करते हैं। ठीक है, जहाँ पर उनको सिर्फ किसकी ज़रूरत होती है? सनलाइट की। ठीक है, और बाकी आधी प्रोसेस जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कब करते हैं? रात को। ये तक नेचर ने कराया हुआ है कि सनलाइट का यूज़ कर लिया दिन में, बीच में रोक दी प्रोसेस, और बाकी की प्रोसेस जिनमें गैसेस का एक्सचेंज होना है वो कब होगा? रात को। सनलाइट को स्टोर करना ये सही टर्म नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि सनलाइट को स्टोर नहीं किया जा सकता। ये कह सकते हैं कि सनलाइट की जो एनर्जी है, ये सनलाइट का जो हिस्सा है कि हाँ इतना काम सनलाइट करेगी, वो दिन में हो जाता है। बाकी काम कब होता है? रात में। यानी स्टोमेटा का जो एक्चुअल काम है वो कब करता है डेजर्ट का प्लांट? रात में करता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन। तीसरा क्या है? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि गार्ड सेल्स में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। और चूंकि ट्रांसपीरेशन कर रहा है तो बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करता है? वो कंट्रोल। प्लांट जो है अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है ना, तो उसको अपने पानी को रिटेन करना पड़ेगा, तो वो ट्रांसपीरेशन कम कर देगा। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है ना, तो वो गर्मी चाहेगा। ठीक है ना, हीट चाहेगा। तो क्लियर हो गया। तो ये चारों प्रोसेस होती हैं, ये चारों यूजेस होते हैं स्टोमेटा के। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, इसको बना लो। इसके बाद अब न्यूट्रिशन में हमारे दो ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है, अमीबा और ह्यूमंस में। ह्यूमंस में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, तो कम से कम 2-3 क्लास तो उसी में लग जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुमको ह्यूमन का एक बहुत नटशेल में बता दूंगा कि कैसे डाइजेशन होता है, और अमीबा का तो बहुत छोटा सा है, तुम लोग ने नर्सरी में भी पढ़ा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में।